हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हम खाना लेते हैं जिसमें सभी फूड कंपोनेंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, उनका डाइजेशन होता है और अपने सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई द्वारा एब्जॉर्ब होकर हमारी सेल्स में पहुंच जाते हैं। तो अभी तक वो वेट कर रहे हैं वहां पर, और मेनली ग्लूकोज जो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फूड कंपोनेंट है। तो इसी के आगे अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? बात आती है कि श्वसन क्या है। तो श्वसन या रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। जो श्वसन है, जो रेस्पिरेशन है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो फूड है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीकृत होता है और हमें एनर्जी देता है। किस फॉर्म में देता है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं। अब सरल भाषा में जैसे कि यहाँ लिखा है, भोजन ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर है। तो हम श्वसन में क्या देखते हैं कि जो जिस चीज के लिए हमने भोजन खाया था वो हमको यहाँ रेस्पिरेशन में मिलती है। अब बात आती है कि ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज का है वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रटने से काम नहीं चलता है कि ग्लूकोज का हुआ और हमें एनर्जी मिल गई। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन वाला होता है। ग्लूकोज कैसा होता है? 6 कार्बन वाला होता है यहाँ पर, और ये साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर कहीं पर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही नहीं। ये पूरी तरह से ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ठीक है, और इसमें ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, किसका? ग्लूकोज का। तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? यहाँ पे पाइरोवेट। पाइरोवेट 3 कार्बन वाला है, मतलब यहाँ पे पाइरोवेट की 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है ना। अब ये प्रोसेस तो होनी ही थी। इतने होने के बाद फिर देखा जाता है कि ऑक्सीजन वहां पर है या नहीं है या कम है। तो इसी बेस पे तीन तरह से ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है या ऑक्सीडेशन होता है। तो पहला आप देखिए, विदाउट ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है ईस्ट में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो फंजाई ग्रुप का एक मेंबर है, इसमें इसी तरह का रेस्पिरेशन होता है। और इसके रेस्पिरेशन के फलस्वरूप क्या बनता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जो एनर्जी मिलती है बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है यहाँ पर एनर्जी। ठीक है। देन सेकेंड वन इज, इफ देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है लेकिन बहुत कम है, और ये होता है मसल सेल्स में, पेशी कोशिकाओं में। तो इसके फलस्वरूप क्या क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो बहुत कम अमाउंट में होती है। तो गाइज, अब थर्ड वन क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जब प्रेजेंट रहती है ऑक्सीजन तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इसके फलस्वरूप क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। ठीक है, और इसमें एनर्जी लार्ज अमाउंट में फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग बाय प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो रहे हैं, और एनर्जी भी अलग अलग रेशो में हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है। फिर बात आती है कि इसी बेस पर अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम। ठीक है ना। तो इसको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, इंग्लिश में हम एरोबिक बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसको ऑक्सी श्वसन भी बोल सकते हैं, वायवीय श्वसन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है इनका, ये है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक, यदि नहीं है तो वो क्या होगा? एनारोबिक। तो देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट है एरोबिक में रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जबकि एनारोबिक में इसको जरूरत नहीं है। इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें सेकेंड वन इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो पूरी तरह से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट होता है, आंशिक रूप से इसका ब्रेकडाउन होता है।
थर्ड वन इज प्रोड्यूसेस 38 एटीपी मोर एनर्जी, इसमें केवल 2 एटीपी मिलती है। इस तरह से इसमें 38 एटीपी ज़्यादा एनर्जी फॉर्म होती है, इसमें कम होती है। ये टेक प्लेस साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस में। जब एरोबिक है तो इसका पायरूवेट बनने तक की जो है प्रोसेस वो तो हो रही है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद फिर उसमें यदि ऑक्सीजन है तो फिर वो पायरूवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है और वहां पे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये वहां पर एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो इसमें हम कहेंगे कि साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन एनारोबिक जो है वो केवल साइटोप्लाज्म में ही होगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं है तो वो आगे की प्रोसेस करेगा ही नहीं, इसलिए ये जो है यही रुक जाती है प्रोसेस। उसके बाद इसके एंड प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या मिलता है, तो एरोबिक में क्या मिलेगा हमको, एरोबिक में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसमें मिल रहा है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ये भी बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एंड प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे जबकि एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। ठीक है, इक्वेशन में भी कभी कभी आ जाता है, 4 इक्वेशन से देते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए आप ग्लूकोज जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 38 एटीपी मिल रहे हैं, कम मतलब ज़्यादा एनर्जी यहाँ मिल रही है। जबकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर केवल 2 एटीपी मिल रहे हैं। और यदि एटीपी की बात ना हो कि यदि किलो कैलोरी की बात करते हैं तो ऑक्सीशोषण में एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको मिलते हैं 686 किलो कैलोरी, 673 से लेकर 686 किलो कैलोरी मिलती है। तो यहाँ पर हमको मिलती है ओनली 21.6 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो अब आपको ये अच्छे से बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए। और यदि हम इसको याद करने के लिए हमको इसको पॉइंट्स में कहें तो एरोबिक ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 38 एटीपी मिलते हैं और ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। जबकि एनारोबिक जो है उसमें इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन or only 2 ATP are obtained and it occurs in cytoplasm only. The next is organs involved in gas exchange. अब बात आती है कि ये तो हो गया, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन हमें थोड़ा ये भी समझना जरूरी है कि अलग अलग एनिमल्स में किस तरह से ये गैस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी का। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो लार्जर एनिमल्स का पढ़ा था, लेकिन रेस्पिरेशन तो सभी एनिमल्स में होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, लोअर हो या हायर हो। तो इसमें आपको थोड़ा सा याद रखिए, आप यहाँ पे दिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स, मतलब एनिमल का ग्रुप क्या है, मोटे तौर पे हमें देखना है कि एनिमल का ग्रुप क्या है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है और उसमें रेस्पिरेशन का मोड क्या है, तरीका क्या है, किस तरह से ये हो रहा है। तो पहला है यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। जितने भी अधिकांशतः जितने भी बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, प्रोटिस्ट हैं, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में ज़्यादा कुछ ऑर्गेनेलिज तो पाए नहीं जाते। उनकी बॉडी के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन कौन सी प्रोसेस है, डिफ्यूजन में जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, जो भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का बाहर ज़्यादा है, तो हायर टू लोअर, तो वो कहाँ चली जाएगी, बॉडी के अंदर चली जाएगी और बॉडी में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगी। इस तरह से डिफ्यूजन होती है। इसी तरह से पॉरीफेरा या सीलेंट्रेट्स हैं, जिसमें कि हाइड्रा है, स्पंजेस हैं, ये लोअर एनिमल्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें बॉडी सेल्स के थ्रू, ये भी उनकी जितने भी पोर्स पाए जाते हैं बॉडी में उसके थ्रू अंदर जाती है और उसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का, और डिफ्यूजन के थ्रू इसमें एक्सचेंज होता है और इस तरह से इनमें रेस्पिरेशन होता है। देन हेलमिन्थिस, प्रोटोजोन्स, इनमें जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाता है। जब बॉडी सरफेस की बात आती है तो इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मतलब इनकी बॉडी सरफेस, मतलब इसकी स्किन के थ्रू, ठीक है, स्किन के थ्रू, तो इनकी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाता है। तो आपको याद रखना है क्यूटेनियस। इंसेक्ट्स जो हैं, इंसेक्ट्स में ट्रैकिया पाया जाता है, श्वास नली का, तो उसको हम बोलेंगे ट्रैकियल। क्रस्टेशियन जो हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिसका क्रस्टेशियन ग्रुप है, जैसे कि झींगा और ये केकड़ा वगैरह, इसमें गिल्स के थ्रू होता है, क्योंकि वो थल में पाए जाते हैं गिल्स के थ्रू। तो जहां कहीं पर भी गिल्स की बात होती है तो हमको उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। देन
मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आते हैं जो, इसमें गिल्स भी होती है और पल्मोनरी सैक भी पाई जाती है, जैसे पाइला वगैरह में। तो इसमें जहां पर गिल्स है ब्रैंकियल बोलेंगे, और पल्मोनरी क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी सैक पाया जा रहा है। फिशेस तो मेनली गिल्स के थ्रू ही करते हैं, तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस जो कि थल और जल दोनों में पाए जाते हैं, तो इसमें स्किन के थ्रू भी होता है। लंग्स जब भी थल में रहते हैं तो लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। बकल कैविटी के थ्रू भी ये लेते हैं, मुख गुहा से खोल लेते हैं और उसके थ्रू भी ये रेस्पिरेशन लेते हैं। तो इस तरह स्किन के थ्रू कब लेते हैं, जैसे कि जब कभी भी हिबरनेशन या एस्टिवेशन में रहते हैं, ये हम कहेंगे शीत निद्रा में या ग्रीष्म निद्रा में जब भी रहते हैं, तो ये स्किन और बकल कैविटी के थ्रू भी लेते हैं, ठीक है। देन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल एंड बर्ड्स में लंग्स के थ्रू लेते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। और मैमल्स में जो इसमें कि हम आते हैं तो ये लंग्स के थ्रू है। इस तरह से ये पूरा आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि किस में किसके थ्रू होता है और इसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। देन नेक्स्ट अब हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पूरा हमारा ऐसे ऑर्गन जो रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। तो इसका आप ये जो डायग्राम है, हमें अच्छे से डायग्राम समझेंगे, जिससे कि हमारा पूरा फंडामेंटल्स क्लियर होगा कि किस तरह से कहाँ पर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या पाए जाते हैं, नेजल पोर्स। सबसे पहले क्या पाया जाता है, नेजल पोर्स। नॉस्ट्रिल्स, क्या पाया जाता है, नॉस्ट्रिल्स। तो यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स होता है बीच में, यहाँ सबसे शुरू में नॉस्ट्रिल्स रहता है। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, एयर को इनहेल करते हैं। फिर नेजल कैविटी रहती है, नेजल कैविटी, ठीक है ना, जो कि 2 पार्ट्स में बटी हुई रहती है। एक होता है वेस्टिब्यूल और नेजल चैम्बर। देन इसके बाद फिर जो है आता है फेरिंग्स। फिर क्या आता है, फेरिंग्स, ही वाला भाग। तो ये वाला जो पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जहां पर कि खाना खाओ तो भी यहाँ आता है, सांस लो तो भी हवा यहाँ आती है। तो फेरिंग्स जो है वो एक तरह का ये यहाँ पर दोनों की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहां से होकर ही जो खाना है वो कहाँ चला जाता है, खाना हमारा इधर आ जाता है, सांस हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स के बाद आता है, फेरिंग्स के बाद नीचे लैरिंग्स। लैरिंग्स है वॉइस बॉक्स, ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, कंठ जहां से स्वर का उत्पादन होता है। और उसके बाद फिर शुरू होती है हमारी ट्रैकिया जो नेक रीजन में होती है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। तो ये नाम अच्छे से आप नोट कर लीजिए। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, कंठ भी कहा जाता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह से ट्रैकिया को विंड पाइप या श्वास नलिका भी कहा जाता है। इसके बाद ये आपको देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की सी शेप्ड आपको जो कार्टिलेजेस की बनी हुई सी शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कार्टिलेजेस पाई जाती हैं, जो कि इस विंड पाइप को सहारा देती हैं, जिससे वो पिचकने ना पाए, जिससे उसमें हवा ना भी रहे तो वो कोलैप्स ना हो पाए, इसलिए इसको ये पूरा सीधा करे रहती हैं, ठीक है। तो ये जो आपको ब्लू कलर की यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू कलर की यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, ये वाला भाग, ये क्या है, ये सी शेप्ड इस तरह से कार्टिलेजेस होती हैं जो इसको पूरा बिल्कुल सहारा दिए रहती है। तो ये सही कोलैप्स होने पर भी इसमें पिचकती नहीं है, हवा ना रहे तो ये कोलैप्स नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है ये आगे चल के यही ट्रैकिया, आगे चल के ट्रैकिया यहाँ पर होते हैं, ये 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, 2 ब्रोंकाई में। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ तक ये ट्रैकिया है यहाँ तक, और इसके बाद ये ब्रोंकस हैं, ये है राइट ब्रोंकस, ये है लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। तो ये ट्रैकिया आगे चल के ये जो ब्रोंकाई है और इसके बाद ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तो ये ब्रोंकाई है, ठीक है। और फिर ये जो आपको दिखा रही है हमारा राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग में कितने होते हैं, राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। 3 लोब्स कैसे, यहाँ से एक पाया जा रहा होगा, फिर ये दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा, इस तरह से 3 लोब्स होते हैं, जबकि इसमें केवल 2 लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और एक चीज और, आपको ये नॉच दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये नॉच जो है ऐसा मुड़ा हुआ, यहाँ पर हमारा हार्ट शिफ्टेड रहता है, हार्ट। तो दोनों लंग्स के बीच में हमारा यहाँ पे हार्ट, हृदय रहता है, तो ये इसका नॉच है,
ये जो नौच आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, ये यहाँ पे हार्ट रहता है। तो इस तरह से फिर यही ब्रोंकाई आगे चल के बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होते जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और फिर ब्रोंक्यूल के ही सिरे पर सबसे लास्ट में जाकर, जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे ही जाकर ये जो है ये बहुत सारे, इस तरह से हम कहें तो फिर बहुत सारे एल्वुलाई पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है एक तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको बस सिंपल वे में इसको याद रखना है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, देन नेजल कैविटी। नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं, फिर हमारी नासागुहा में जाती है, उसके बाद फिर हमारा फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स के बाद फिर ये कहाँ जाती है? हमारे लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स में होती हुई कहाँ जा रही है? ट्रैकिया में। और ट्रैकिया आगे चलकर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं, जो हमारे दाएं और बाएं फेफड़े में जाते हैं। और उसके बाद में ये उसकी बहुत जितने भी ब्रांचेस होती हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और लास्ट में जाके एल्वुलाई। एल्वुलाई जो है वो हमारे लंग्स की यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। ये कभी बात आती है कि लंग्स की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपको याद रखना है एल्वुलाई, वायु कोष्ठ, एयर सैक्स। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये नीचे वाला तो एब्डोमिनल कैविटी है, ऊपर वाला थोरेसिक कैविटी कहलाती है। ठीक है, ऊपर वाली क्या कहलाती है? थोरेसिक कैविटी कहलाती है। और नीचे वाली क्या कहलाती है? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है ना। तो यहाँ दोनों फेफड़े और दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ पे हार्ट पाया जाता है, थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड पे शिफ्टेड रहता है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात आते हैं कि इसके अलग अलग तरह से हम इसको समझेंगे थोड़ा और अच्छे डिटेल से, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। अब इसी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है एयर पैसेज, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें पैथ ऑफ एयर का पैथ क्या है? सबसे पहले देखिए आप नॉस्ट्रिल्स। इस डायग्राम में इसलिए मैंने ये डायग्राम लिया जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए ये है, बताती हूं मैं, ये है नॉस्ट्रिल्स। ये क्या? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद में ये नेजल चैम्बर। ठीक है, और नेजल चैम्बर के बाद में फेरिंग्स। फेरिंग्स में यहाँ से वायु आ रही है, हवा आ रही है, यहाँ से खाना आ रहा है, तो ये फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद में फिर ये लैरिंग्स, कंठ, स्वरकोश पाए जाते हैं इसी में। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं लैरिंग्स में। देन ट्रैकिया, और इसके बाद में ये प्राइमरी ब्रोंकस। और इस तरह से ये और ज़्यादा डिवाइड होने के बाद में क्या बनाता है? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर क्या लगते हैं? एल्वुलाई। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा क्लियर, हमारे फंडामेंटल्स और अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैंने आपको ये और लिया है। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट्स में हम देखते हैं। नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नीड्स, एंट्री पॉइंट ऑफ एयर, नेजल हेयर्स फिल्टर लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा रहती है ना, हवा जैसे एंटर होती है तो हमारे जो नेजल पैसेज है हमारा या नेजल चैम्बर है, उसमें क्या रहते हैं? बहुत छोटे छोटे बाल रहते हैं, फाइन हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे हवा को फिल्टर कर देते हैं, उसी में चिपक के रह जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और नेजल चैम्बर्स में क्या है? और ऊपर की तरफ हम जाते हैं नेजल कैविटी में, और ऊपर की तरफ, तो उसमें क्या है? म्यूकस भी ट्रैप होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसमें भी चिपक के जो डस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो भी चिपक के रह जाते हैं। सीलिया जो है वहां से और इम्प्योरिटीज निकाल देता है ना। ठीक है ना, तो इससे हमारी जो हवा है पूरी तरह से बिल्कुल प्योर हो जाती, फिल्टर हो जाती है, छन जाती है, उसमें कोई भी ऐसे डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहता। ठीक है, और इसमें एक सीलिया भी पाए जाते हैं। इसकी जो एपिथेलियल लेयर रहती है उसमें सीलिया भी पाए जाते हैं, जिससे कि हमें स्मेल का एहसास होता है। ठीक है, तो इस तरह से एयर जो हमारी फिल्टर हो जाती है, वार्म्ड हो जाती है, एसी भी कहलाता है हमारा नेजल चैम्बर। शिनेडेरियन मेम्ब्रेन पाई जाती है वहां पर। ठीक है ना, और हमारे इथमोइड बोन भी पाई जाती है। इसके मारे हम हमारे नेजल चैम्बर को क्या कहते हैं? एसी की तरह। जैसी भी हम एयर लेते हैं वो हमारी बॉडी टेम्परेचर पर लाने का प्रयास करती है, इसलिए हम कहते हैं हमें नाक से सांस लेना चाहिए, ना कि मुंह से लेना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से हमारे लंग्स में एंटर होने से पहले हमारी एयर जो है फिल्टर हो जाती है। ठीक है, देन थर्ड वन इज फेरिंग्स, कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी, फूड के लिए भी, तो ये कॉमन पैसेज है। कनेक्ट्स द नेजल कैविटी टू द लैरिंग्स। ये हमारी नेजल कैविटी को, ये जो फेरिंग्स है बीच में पाया जा रहा है, नेजल कैविटी ये है, और यहाँ पर ये लैरिंग्स है, तो ये एक तरह का बीच में
एक मीडिएटर है, ठीक है ना, कनेक्ट्स द नेजल कैविटी टू द लैरिंग्स, देन comes on larynx, voice box, produces sound, ये वॉइस को प्रोड्यूस करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लैरिंग्स के यहाँ पर, फेरिंग्स के नीचे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, विच इज ए कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस। और जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय ये हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे कि जो खाना है वो निगलते समय हमारी ट्रैकिया में ना जाने पाए, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि लैरिंग्स के ऊपर, फेरिंग्स के नीचे क्या पाया जाता है, एपिग्लॉटिस पाया जाता है, और ये हमारे खाने को उसमें जाने से रोकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें और क्या पाया जाता है, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, जिससे कि स्वर का उत्पादन होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो दो तरह के वोकल कॉर्ड्स होते हैं, एक होता है ट्रू जो प्रोड्यूस करता है वॉइस को, और एक होता है फॉल्स जो प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है इसको, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को, ठीक है। देन कम्स ऑन ट्रैकिया, विंड पाइप, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है नेक रीजन में, ठीक है, और ये हमारे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स के द्वारा सपोर्टेड रहती है। इसके बाद आते हैं हम ब्रोंकाई पर, और ब्रोंकाई जो है ट्रैकिया ही आगे चलकर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। राइट ब्रोंकस थोड़ा सा वाइडर रहता है, चौड़ा रहता है, छोटा रहता है। ये जो राइट है ये थोड़ा सा कैसा रहता है, चौड़ा रहता है, वाइडर रहता है और छोटा रहता है, और इसमें लार्जर भी रहता, बड़ा भी रहता। जबकि ये वाला जो लेफ्ट वाला है ये थोड़ा सकरा रहता है, लंबा रहेगा लेकिन सकरा रहेगा और छोटा रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि हमारा पूरा क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया हमको, अब कहाँ तक, ब्रोंकस तक, और यही ब्रोंकस आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है ना। तो इसका यदि हम कंडक्टिंग पैथ बताएं तो क्या होगा, नॉस्ट्रिल्स, देन नेजल चैम्बर, nostrils, then nasal chamber, then pharynx, then larynx, and then trachea और फिर, ठीक है। यदि हम कंडक्टिंग सिस्टम इसमें बताएं तो क्या होगा, नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। तो अब आगे हम इसके देखते हैं कि अब इसमें और क्या क्या है। फिर आता है लंग्स, प्लूरा एंड एल्वुलाई, ठीक है। लंग्स जो कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा जाए क्या है तो वो है लंग्स। इलास्टिसिटी बहुत होती है, इलास्टिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनमें करोड़ों की संख्या में एल्वुलाई पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, आपको बताया था कि जो हमारे डायफ्राम जो है पूरी हमारी बॉडी कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर की होती है थोरेसिक कैविटी, नीचे की एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो ये यदि हम देखें कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है लंग, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है एपेक्स, नुकीला सा। उसके बाद ये नीचे वाला बेस, नीचे वाला बेस, और फिर हाइलम यहाँ पर जहां से कि ये हमारी ब्रोंकस एंटर हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 पार्ट्स होते हैं, एपेक्स, बेस एंड हाइलम। देन प्लूरा क्या है, प्लूरा कैविटी जो है ये जिसमें कि हमारे लंग्स हैं, जिस कैविटी के अंदर जो हमारे लंग्स हैं ये पूरी प्लूरल कैविटी होती है। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो बाहर वाला जो पार्ट है, जो इसकी मेम्ब्रेन है वो कहलाती है पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाली है पैराइटल प्लूरा। और अंदर वाली, जैसे कि आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा, देखिए ये पैराइटल प्लूरा पाई जा रही है बाहर वाली, और अंदर वाली क्या पाई जा रही है, विसरल प्लूरा। मेम्ब्रेन्स हैं ये दोनों मेम्ब्रेन्स है, बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली विसरल, और उसी के बीच में भरा रहता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है ना, जो कि फ्रिक्शन से बचाता है उसको। आराम से रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं हमारे लंग्स, तो इसका फंक्शन होता है जो प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन है। तो प्लूरल कैविटी जो है वो रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया। कभी भी बात आती है प्लूरल या प्लूरा या प्लूरल फ्लूइड या पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, तो ये सब लंग्स के बाहर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन्स के नाम हैं, ठीक है ना। अब बात आती है एल्वुलाई क्या है, तो ये फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। लंग्स की फंक्शनल यूनिट है, थिन वॉल्ड होती है, और ये गैस एक्सचेंज की साइट है। जो गैस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एल्वुलाई के ऊपर ही होता है, ठीक है ना। आपको जैसे कि आपको रिमेंबर रखना है, गैस एक्सचेंज ऑकर्स ओनली एल्वुलाई। कभी भी बात आती कहाँ हो रहा है तो एल्वुलाई में, एयर सैक्स में, वायु कोष्ठ में,
ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया, लंग्स, इसके बाद हमने पढ़ा प्लूरा, पैराइटल एंड विसरल, देन हमने पढ़ा एल्वोलाई क्या है, तो ये हमको समझ में आ गई, यहीं पर गैस एक्सचेंज होता है। तो अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे और पढ़ लीजिए कि ये क्या, पैराइटल प्लूरा अटैच टू द थोरेसिक वॉल, क्योंकि बाहर है तो बाहर क्या थोरेसिक वॉल है, ठीक है ना, ये थोरेसिक वॉल है, और फिर अंदर वाली जो है वो बिल्कुल चिपकी हुई है, किससे, लंग से चिपकी हुई है, और इन दोनों के बीच में जो कैविटी है वो है प्लूरल कैविटी, थिन फ्लूइड फिल्ड स्पेस रिड्यूसेस फ्रिक्शन। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड पाया जा रहा है वो है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल कैविटी में पाया जा रहा है और इसको फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। फिर अब देखा आपने यहाँ पर, देखिए आप एल्वुलर क्लस्टर किस प्रकार से पाए जा रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स के सिरे पर इस तरह से बिल्कुल अंगूरों के गुच्छे के समान ये बहुत सारे एल्वुलाई पाए जा रहे हैं, जिसमें कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं सबसे ज्यादा जाके यहीं भर जाती है, सब में यहीं भर जाती है सबसे लास्ट में जाके ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर ये देखिए आप, एक एल्वुलाई का मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिया है, तो किस तरह से एक्सचेंज होता है गैसेस का, देखिए आप यहाँ पर, ये एक वेन आ रही, पूरी तरह से घेरे रहती है, पूरी तरह से एल्वुलाई को घेरे रहती हैं ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब फाइन, बिल्कुल फाइन ट्यूब्स ऑफ ब्लड वेजल्स, ठीक है, इसको घेरे रहती है। तो एक ब्लड वेसल आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस तरह से, किस तरह से यहाँ पर ये आ रही है, ये देखिए आप, यहाँ ब्लड आ रहा है, तो इस ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसमें हमने जो सांस ली है वो क्या है, इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, क्लियर। तो अब क्या होगा, इसी के सरफेस पर, इसी के सरफेस पर होगा, इसी के सरफेस पर क्या होगा कि एक्सचेंज होगा गैसेस का। तो जो हमने ऑक्सीजन ली है वो यहां भरी हुई है इसके अंदर, तो ये कहां चली जाएगी, ब्लड वेजल्स में चली जाएगी दोस्तों, ये कहां चली जाएगी, ब्लड वेजल्स में। और ब्लड वेजल्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां जाएगी, हमारे एल्वुलाई में। जब सब तरह से पूरा भर जाती है एल्वुलाई, तो जो हम सांस छोड़ते हैं उसके साथ में बाहर निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन हमने ली थी वो ब्लड वेजल्स में पहुंच जाती है, क्लियर। तो इस तरह से हमारे एल्वुलाई के ऊपर ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो गाइस, जैसे कि मुझे अब लगता है कि मैंने आपको सब पढ़ा दिया है यहाँ तक, और इतना ही काफ़ी है। अब मैं अगले पार्ट में आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि नोट्स बनाना है तो प्लीज़ नोट बना लीजिए, नोट्स, जिससे कि आपको और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। तो प्लीज़ आपको यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आप तक समय से पहुँचे और आप पढ़ सकें। धन्यवाद।